आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरटी कैंपस पे। आज से सावन शुरू है तो भोलेनाथ का कृपा बना ही रहेगा सब पे, आप पे भी बना रहे। हम लोग जेनेटिक्स का कुछ लेक्चर कर चुके हैं, उसका हम लिंक डाल देंगे। कल हम लोग प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स तक ख़त्म कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स को देखेंगे। अच्छा, बता चुके थे कि जेनेटिक्स को 3 भाग में बांटते हैं, प्री मेंडल, मेंडल और पोस्ट मेंडल। तो आज हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स को देखेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स में सबसे महान साइंटिस्ट जीजे मेंडल साहब। जीजे मेंडल साहब कहाँ जन्मे थे? ऑस्ट्रिया। सिटी का नाम क्या था? ब्रून। ठीक, ऑस्ट्रिया के ब्रून में। ये बहुत महान काम किए थे जेनेटिक्स को, मतलब एक तरह से विकास कर दिए ये। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली बार ये काम किए थे। दूसरा पॉइंट, ये लगभग 1856-57 से लेके 1865 तक काम किए थे। 7 से 8 साल का लगभग इनका काम था। ये जिस प्लांट पे काम किए थे वो था मटर, और मटर को बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइसम सेटाइवम। वो था मटर जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 14, 2n = 14, और वो डिप्लॉयड होता है। अच्छा, हैप्लॉयड डिप्लॉयड समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम समझा चुके हैं। अपने को जो मतलब है ना, वो जो 3 पॉइंट अब लिखेंगे उससे मतलब है। देखिएगा, ये 8 फरवरी और 8 मार्च 1865 को जाते हैं एक सोसाइटी हाउस में। सोसाइटी हाउस मतलब होता है जहाँ पर साइंटिस्ट लोग उस समय पर डिस्कशन किया करते थे, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। वहाँ पे जितना कुछ भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारा कुछ समझाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझाइए। समझ में किसी को कुछ नहीं आया, घंटा नहीं किसी को कुछ समझ में आया, सब वैसे ही का वैसे ही धड़क धड़ा रह गया। जब इनको लगा कि हम साइंटिस्ट को नहीं समझा पाएँ, तो ये एक जर्नल में, ये क्या था? नेचुरल हिस्ट्री, ये सोसाइटी है। अब ये एक जर्नल में, जर्नल का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। डबल एन आएगा, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये क्या है? जर्नल। ये क्या है? जर्नल। जर्नल मतलब होता है ऐसा मैगजीन टाइप का चीज़ जो ये साल भर में एक बार होता था। तो इस जर्नल में ये अपने टॉपिक का नाम रखे एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या था? इनके टॉपिक का नाम। इस नाम से पब्लिश कर दिया। जब देखे कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जो साइंटिस्ट सब थे वो सबको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो वो क्या किए, अपना चुपचाप ये उठाए, इसमें डाले, अब पब्लिश कर दिए। बोले कि मेरा काम ख़त्म। उसके बाद ये काम करना बंद कर दिए। जस्ट इसके बाद क्या होता है, 3 साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डिवेरिज, कार्ल कोरेंस और सेनमार्क। ह्यूगो डिवेरिज साहब थे हॉलैंड के, कार्ल कोरेंस थे जर्मनी के, और ये खुद थे ऑस्ट्रिया के, मतलब जहाँ के मेंडल साहब थे। ये तीनों साइंटिस्ट 1900 ईस्वी में, लगभग मेंडल साहब के मरने के 16 साल बाद, एक बार सुनिएगा, 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवेरिज हॉलैंड के, कार्ल कोरेंस जर्मनी के, और सेनमार्क साहब कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के, जहाँ के वो खुद मेंडल साहब थे। ये तीनों साहब 1900 ईस्वी में, लगभग मेंडल साहब के 16 साल मरने के बाद, इनके काम को रीडिस्कवर किए। रीडिस्कवर मतलब होता है वापस खोजना, और वो वापस पब्लिश किए। अब साइंटिस्ट को समझ में आ गया। जरा सोच के देखिए, मेंडल साहब करना क्या चाह रहे थे? मेंडल साहब अपने, जब वो काम पब्लिश किए, उससे 40 साल आगे का काम वो कर दिए थे, 40-50 साल आगे का, मतलब हेड ऑफ टाइम काम कर रहे थे वो। इसलिए तो नहीं समझ में आया। जैसे सोच के देखिए, कोई चीज़ 50 साल बाद डिस्कवर होगा, कोई डिस्कवर करेगा, हमको अभी मेरे दिमाग में बैठाएगा तो कभी पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक उसी प्रकार से इनके साथ हो रहा था। बेचारे मेंडल साहब इतना बढ़िया काम किए, सबके दिमाग में ठूसे जा रहे हैं, ठूसा ही नहीं रहा।
तो बाद में जब ये साइंटिस्ट सब वापस वही चीज़ खोजे, जर्नल पढ़े, तो पता चला भाई साहब मेंडल साहब तो बड़ा खतरनाक काम करके चल गए हैं, क्यों ना उन्हीं काम को रीडिस्कवर किया जाए। तो 1900 ईस्वी में ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर उनके काम को क्या कर दिए हैं, रीडिस्कवर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भोले शंकर। आगे देखते हैं। देखिए पाइसम से टाइप हम लिए मेंडल से। अच्छा ये फेल क्यों हुए, पास क्यों हुए, ये सब बकवास बात है। फेल थे, पास हो गए, एनसीईआरटी में है, पढ़ लीजिएगा, फिर भी हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। मेंडल साहब फेल होने का सबसे मेन कारण था मैथ। बायो इंसान लेता ही इसलिए है ताकि उसको मैथ ना पढ़ना पड़े, और कोई बंदा बायो ले लिया मैथ नहीं पढ़ने के लिए, उसको मैथ का ज्ञान ठूसिएगा तो कहाँ से उसको मैथ आएगा। पहला सबसे मेन रीज़न अगर फेल का पूछा जाए तो मैथ। दूसरा रीज़न वो जो काम किए ना, बाद में जिस चीज़ पे काम किए, जैसे बाद में हॉकवीड पे काम किए, टोबैको पे किए, तो उस पर ये सॉरी टोबैको नहीं, हनी बी, हॉकवीड पे काम किए, हनी बी पे काम किए, तो उस पर सेम रिजल्ट नहीं आया। तीसरा उस समय जो है ना हमको क्रोमोसोम और रिप्रोडक्शन फंक्शन के बारे में सही से जानकारी नहीं था साइंटिफिक। ये तो हुआ फेल का कारण। पास का क्या कारण है, पास करने का इनका सबसे मेन कारण था ना कि ये जो काम किए थे उसका एनालिसिस बहुत सही तरीके से किए थे। भले उस समय नहीं आए, बाद में पास हुए ना, एनालिसिस बहुत अच्छा था, एरर जो था उनके एक्सपेरिमेंट में वो कम था, स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिक्स जो यूज किए थे मैथ का, वो चीज़ गजब का इसमें था। और क्या था, ये पी प्लांट लिए। अब भाई साहब पी प्लांट लेने में क्या बुराई, क्या अच्छाई है। पी प्लांट लेने का फ़ायदा ये हुआ इनको, एक तो पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब होता है जो खुद के पॉलन ग्रेन को खुद के ओवरी पे या फ्लावर पे ही फर्टिलाइज कर देता है। दूसरा उसका ऑफ स्प्रिंग नंबर जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ स्प्रिंग नंबर ज़्यादा कहने का मतलब है कि एक बार में कई सारे ऑफ स्प्रिंग जन्म लेते हैं। तीसरा पी प्लांट का जो क्रोमोसोम है ना 2n=14, ये डिप्लॉयड है, मतलब यहाँ पे होमोजाइगस फॉर्म, हेट्रोजाइगस फॉर्म, हेमीजाइगस तो मिलेगा नहीं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस को स्टडी करना आसान पड़ता है। तो पी प्लांट लिए ये, पी प्लांट में क्रोमोसोम था 14। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट के लिए 34 करेक्टर को चुने। थोड़ा दिन बाद बोले भाई साहब 34 पे तो नहीं हो सकता, 22 करेक्टर को वापस चुने। अब फाइनली काम किए 7 करेक्टर पे। एक बार और मेंडल साहब पी प्लांट लिए 14 क्रोमोसोम, सॉरी सबसे पहले कितने करेक्टर को लिए 34, फिर कितने पे आए 22, अब फाइनली काम कितना पे किए 7। एक बार और मेंडल साहब करेक्टर कितना लिए 34, 22 और फिर काम कितना पे किए 7। अपने को 7 करेक्टर देखना है। अब देखिए 7 करेक्टर देखने के लिए हम लोग एक तरफ लिखते हैं करेक्टर, एक तरफ लिखते हैं डोमिनेंट और एक तरफ लिखते हैं रिसेसिव, ठीक है। तो करेक्टर नंबर पहला करेक्टर लिए ये प्लांट हाइट, दूसरा करेक्टर लेते हैं फ्लावर कलर, तीसरा करेक्टर लिए ये फ्लावर पोजीशन, चौथा करेक्टर लिए सीड कलर, पांचवा करेक्टर लिए सीड शेप, छठा करेक्टर लिए पॉड कलर, सातवां करेक्टर लिए पॉड शेप। देखते हैं इसको एक एक करके। देखिए प्लांट हाइट क्या हो सकता है, या तो टॉल या ड्वार्फ। तो टॉल जो होता है वो उसका डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ जो होता है वो उसका रिसेसिव होता है। दूसरा है फ्लावर कलर जो पी प्लांट में मिलता है वो 2 होता है, या तो वायोलेट या वाइट। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर किसी वाइट पे हम वायोलेट डाल देंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, वायोलेट। तो वायोलेट होता है डोमिनेंट और वाइट होता है रिसेसिव। अगला फ्लावर पोजीशन, प्लांट के 2 पोजीशन है, ये मान लीजिए रूट है तो ये हो जाएगा एक्सियल और इसके इस साइड ये क्या हो जाएगा टर्मिनल। अगर मान लीजिए सॉरी ये हो जाएगा एक्सिस के इधर तो एक्सियल और ऊपर चला जाएगा तो टर्मिनल। अगर फ्लावर यहाँ आया तो प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और फ्लावर इधर उधर आएगा तो प्लांट का हाइट बढ़ना नहीं रुकेगा। तो कौन अच्छा है, ये वाला या ये वाला, मतलब टर्मिनल वाला या एक्सियल वाला।
एक्सियल वाला अच्छा है प्लांट के लिए क्योंकि उसका हाइट बढ़ते रहेगा, और टर्मिनल वाला अच्छा नहीं है प्लांट के लिए क्योंकि उसका हाइट क्या हो जाएगा, ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फ्लावर पोजीशन में अपना एक्सियल जो है वो डोमिनेंट होता है और टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव। अगला है सीड कलर। सीड, सीड मतलब सीड बोलिए या कोटिलेडॉन बोलिए, एक ही बात है। सीड कलर में दो कलर आता है, इसमें येलो जो होता है वो डोमिनेंट होता है और ग्रीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। सीड सेप, सीड सेट में राउंड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब होता है झुर्री, झुर्री जैसा जो होता है वो रिसेसिव। अच्छा, पॉड क्या होता है, छीमी का दाना जो होता है ना जिसके अंदर बंद होता है उसको पॉड बोलते हैं। पॉड कलर में ग्रीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है और येलो जो होता है वो रिसेसिव होता है, जस्ट सीड का उल्टा। पॉड शेप, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ, इन्फ्लेटेड जो होता है वो डोमिनेंट होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो अपने पास कितने करेक्टर हैं, 7। 7 करेक्टर के कितने फॉर्म है, डोमिनेंट और रिसेसिव, जिनके 2 फॉर्म है। 7 करेक्टर हैं। प्लांट हाइट में क्या क्या है, टॉल और डॉर्फ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्लावर कलर में क्या क्या है, वायोलेट और वायोलेट डोमिनेंट होता है, व्हाइट रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल, एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। सीड कलर में येलो ग्रीन, येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। सीड शेप में राउंड और रिंकल, राउंड डोमिनेंट, रिंकल ग्रीन। पॉड कलर में ग्रीन और येलो, ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड मतलब फुला हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ। 3 चीज़ का कलर लिए हैं, फ्लावर कलर, सीड कलर और पॉड कलर। 2 चीज़ का शेप लिए हैं, सीड शेप और पॉड शेप। एक लिए हैं फ्लावर पोजीशन और एक ले लिए हैं प्लांट हाइट, ये 2 अलग है बस। कलर में कितना चीज़ लिए हैं, 3, फ्लावर कलर, सीड कलर और पॉड कलर, ये 3 खत्म कलर। उसका शेप में क्या लिए हैं, 2, पॉड शेप और सीड शेप, खत्म। 2 ऐसे ही याद हो जाएगा, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट। ये नाम याद हो गया ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये आप ये याद करिए, हम ये और ये ऐसे समझा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। आगे इसके आगे समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक शब्द होता है हाइब्रिड। हम लोग कुछ भी आगे पढ़ने से पहले फिर 1-2 शब्द समझते हैं। हाइब्रिड, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है जब 2 होमोजाइगस पेरेंट, होमोजाइगस पेरेंट अलग अलग होने चाहिए, 2 फॉर्म वाले होमोजाइगस। अभी बस सुनिएगा, इसको समझाया जाएगा। उसको जब मिक्स करेंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस क्या होता है ये पूछ मत लीजिएगा। हाइब्रिड का क्या मतलब हुआ, हेट्रोजाइगस कंडीशन। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। अगर एक हेट्रोजाइगस है तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड, 2 है तो डाई हाइब्रिड, 3 है तो ट्राई हाइब्रिड। हम कुछ लिखेंगे और आप बोलने की कोशिश करिएगा। इसमें 1 है तो ये मोनो हाइब्रिड हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भी एक ही हेट्रोजाइगस है, ये तो होमोजाइगस हो गया, तो ये भी मोनो हाइब्रिड हो जाएगा। ये क्या है, 2 है तो डाई हाइब्रिड। चीज़ देखिए वही दोनों चीज़ लिखे हैं, लेकिन यहाँ 1 हेट्रोजाइगस तो मोनो हाइब्रिड, यहाँ 2 है तो डाई हाइब्रिड। ये देखिए ये क्या है, 3 हेट्रोजाइगस है तो ट्राई हाइब्रिड। क्या कहने का मतलब, ये हाइब्रिड क्यों समझा रहे हैं वो सुनिए, क्योंकि हमको क्रॉस आएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड मोनो है, डाई है या ट्राई है, इसको कहने के लिए हम लोग हेट्रोजाइगस गिनेंगे। दूसरा, अब गैमीट बनाना है। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट P1 ये है, P2 ये है, इसके पास ये जीन है और इसके पास ये जीन है, तो भाई साहब जब गैमीट बनाएगा तो कोई आधा जीन ही जाएगा ना उसके अंदर। इसके अंदर भी 2 प्रकार का गैमीट बनेगा, इसके अंदर भी 2 प्रकार का गैमीट बनेगा। दोनों में सेम जीन का फॉर्म है, दोनों में सेम एलील का फॉर्म है, इस दोनों में और इस दोनों में, मतलब अलग अलग। गैमीट में क्या जा रहा है, आधा जा रहा है, आधा जा रहा है ना, तो मतलब गैमीट बनाना हमको सीखना पड़ेगा। तो हमको हाइब्रिड से कंडीशन से कैसे सीख सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, गैमीट कैसे बनाएंगे, ABB। पहले हम 2-2 को अंडरलाइन कर लेंगे, जो सेम रहेगा, फिर लाइन खींचेंगे। पहला लाइन ऐसे खींचेंगे, इसको उड़ा देंगे, इस पर लिखेंगे कैपिटल B, इस पर स्मॉल b, जो यहाँ लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा। अब फिर से इस दोनों पे एक एक लाइन बनाएंगे, फिर इसको उड़ा देंगे, इस पर कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a। अब हम गैमीट बनाते हैं। देखिए, तो पहला गैमीट ऐसा बन जाएगा जिसमें हमको कैपिटल A कैपिटल B मिलेगा। दूसरा गैमीट ऐसा बन जाएगा जिसमें
कैपिटल बी स्मॉल ए मिलेगा, तीसरा गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें हम लोग को स्मॉल बी कैपिटल ए मिलेगा, चौथा ऐसा जिसमें स्मॉल बी स्मॉल ए मिलेगा। कोई भी सेम नहीं है, मतलब जब डायहाइब्रिड था तो 4 प्रकार के गैमेट बने। प्रकार बोल रहे हैं, नंबर नहीं बोल रहे हैं, 4 प्रकार के। तो हमको सीधे हाइब्रिड देख के कैसे पता चलेगा कितना गैमेट बनेगा, तो 2 पे पावर n याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ गैमेट निकालने के लिए एक सबसे आसान फार्मूला होता है 2 पे पावर n। n जो होता है ना वो ये बताता है, n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड है या नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अगर 2 है तो 2 पावर 2 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर कितना है 1, तो 2 पे पावर 1 एक प्रकार का बनेगा। बना के देखते हैं। पहले लाइन खींचेंगे, इसको काटेंगे बी, दूसरा लाइन खींचेंगे, इसको काटेंगे ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, बनाते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए। देखिए प्रकार 2 ही बना है, नंबर भले 4 बन गया है लेकिन कितने प्रकार के हैं 2। तो 2 पे पावर क्यों था 1 था, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 पे पावर 3 8 प्रकार के बन जाएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ मेंडल। मेंडल साहब एक्सपेरिमेंटली कैसे कैसे क्या क्या किए हैं वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 2 सेकंड लगेगा।